तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। कोल्ड ब्लड के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जैकून जो होता है वहां पर उन सभी बाकी के प्लाटून लीडर्स को माफ तो कर देता है, लेकिन साथ ही उनसे एक सवाल पूछता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर से घर वापस नहीं जाना चाहते। तो वो सभी लोग आगे से उदास हो जाते हैं। तो हमारा जैकून सोच रहा होता है कि इन सभी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर किसी आर्फन बच्चे को देख रहा हूँ जिसके पेरेंट्स ना हो और वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा याद करते हो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं। जबकि हमारा जैकून कहता है तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि बस इतना ही काफी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर चले जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ, तो मुझे इन सभी लोगों से कोई ताल्लुक भी नहीं रखना। तो जैकून जाने से पहले उनसे कहता है कि क्यों ना तुम सभी लोग यहाँ पर दूसरे लोगों को हैरास करना बंद कर दो, क्योंकि तुम सभी लोगों की सिचुएशन भी उन सभी लोगों जैसी ही है, क्योंकि तुम लोग भी यहाँ पर जगह के ऊपर फंसे हुए हो। तो ये बात सुनने के बाद फर्स्ट प्लाटून लीडर जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमारी हालत के बारे में जानते ही हो क्या हो, तुम्हें क्या पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा जैकून कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा डरे हुए हो, क्योंकि तुम इस बात से डरे हुए हो कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर प्लाटून लीडर की पोजीशन वाला बैच छीन लिया गया तो उसके बाद तुम्हारी हालत बिल्कुल उन जैसी हो जाएगी जैसे वो हैं, यानी कि तुम्हें भी यहाँ पर इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारे प्लाटून लीडर बनने से पहले तुम्हें यहाँ पर इसी तरह से ही जलील किया जाता था और इसी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। इसी वजह से अब जबकि तुम्हारे पास पोजीशन आई है तो तुम सभी लोग इस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा जलते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर ये प्लाटून लीडर की पोजीशन खुद हासिल किया। तो इसी के साथ ही फर्स्ट प्लाटून लीडर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा जैकून वहीं पर खड़े खड़े उसे किक मारता है जिससे वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ता अटैक करने के लिए। हमारा जैकून कहता है कि मैं तुम सभी लोगों के साथ अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं गुजार सकता, तुम लोग गुजारना चाहते हो तो गुजार सकते हो, मैं तो बहुत जल्दी यहाँ पर से जाने वाला हूँ, क्या बाहर जहाँ पर तुम्हारा कोई भी नहीं है। तो फर्स्ट प्लाटून लीडर उसे कहता है कि नहीं, मेरा बाहर कोई भी नहीं है, यहाँ पर आने से पहले मेरा कोई भी नहीं था, यहाँ पर कम से कम मेरे पास एक प्लाटून तो है, यहाँ पर कम से कम मेरे पास एक पोजीशन तो है, बाहर मैं किसके पास जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जैकून उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं है तो तुम यहाँ पर एक कचरे की जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर बाहर के मुकाबले में बहुत ज्यादा घटिया गुजर रही है, क्या फिर भी तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर रहना चाहते हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हमारा जैकून जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है, जबकि सेकंड प्लाटून लीडर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें रामन खाने के लिए दोबारा बुलाएं अगर हमारे पास दोबारा नूडल्स आते हैं। तो जैकून कहता है कि नहीं, तुम्हें दोबारा की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा जैकून जो होता है वहां पर से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो सोच रहा था कि मुझे इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहना, जबकि फर्स्ट प्लाटून लीडर उसके पीछे पीछे वहां पर आता है और एक ईंट उठाकर उसके सर में मारने लगता है, उसे वहां पर मारने लगता है। तुम्हारा जैकून जो होता है वो जल्दी में होता है, इसी वजह से वो अपने बाजू को ही सामने कर देता है, उसे याद नहीं रहता कि उसके बाजू के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है। जैकून जब अपना बाजू सामने करता है तो उसी के साथ ही वो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है क्योंकि इसकी जो ईंट है वो मेरे बाजू के ऊपर लगने वाली है और मेरा बाजू यहाँ पर मैं जाने के बारे में सोच रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये ईंट मेरे बाजू के ऊपर लगी तो फिर मुझे एक और महीना यहीं पर रुकना पड़ सकता है। इसी के साथ ही जैसी वो ईंट उसके ऊपर मारता है तो हमारा जैकून बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर उस ईंट को अवॉइड करता है, लेकिन साथ ही वो ईंट जो होती है उसकी प्लास्टर के साथ हिट होती है, उसके प्लास्टर के साथ एक रगड़ लगती है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक स्लैश लग जाती है। तो हमारा जैकून जो होता है पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि इस कमीने ने क्या कर दिया। और इस बात से हमारा जैकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कहीं उसकी बाजू की चोट ज्यादा खराब ना हो गई हो, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और साथ ही वहां पर दूसरी तरफ फिर से फर्स्ट प्लाटून लीडर उसके ऊपर ईंट से अटैक करने लगता है तो उसे एक जबरदस्त किक मारता है। तुम्हारा जैकून पहले उसकी टांग के ऊपर किक मारता है जब वो नीचे गिर रहा था, फिर साथ ही वहां पर फिर से किक मारता है जिससे वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो जैकून अपने प्लास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि अगर यहाँ पर मेरा बाजू को कुछ भी हुआ तो मैं इस बंदे को तो मार ही डालूंगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और आकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे उसे मारने लगता है तो इसी के साथ फर्स्ट प्लाटून लीडर वहां पर माफी मांगना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा जैकून कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बाजू पहले से यहाँ पर जख्मी और फिर भी तुम यहाँ पर ईंट मारकर मेरा बाजू तोड़ने वाले थे। तो वो कहता है नहीं, मेरा निशाना तुम्हारा बाजू नहीं था। तुम्हारा जैकून कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम मेरा सिर फोड़ना चाहते थे ताकि ईंट मारकर तुम मेरी जान ले लो। तो वो कहता है नहीं, अब ये भी मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारा जैकून जो होता है उसके वहां पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और दोबारा यहाँ पर कभी मेरे पीछे मत आना, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ हमारा जैकून सोच रहा था कि अगर मेरा बाजू यहाँ पर फिर से जख्मी हो जाता तो मैं यहाँ पर से कभी निकल नहीं पाता, मैं तो यहाँ पर आज निकलने के बारे में सोच रहा था। और इसी के साथ हमारा जैकून जो होता है वो कहता है मुझे कुछ दिन और रुकना चाहिए। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है जहां पर पार्क हाउस होल्ड का सीन दिखाते हैं कि मास्टर पार्क अपने दोनों बच्चों के साथ बैठे होते हैं और पार्क वानू से कहता है कि डैड मुझे लगता है कि न्यू सिटी का जो प्लान आपको बताया गया वो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, मुझे लगता है कि उस बंदे को पैसे देकर आपने अच्छा किया, यानी कि कांग्रेसमैन जोई ने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है, हमें वहां पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो इसी के साथ उसका बड़ा छोटा बेटा व्योम उससे पूछता है तो फिर हम लोग यहाँ पर इस बिजनेस का क्या करेंगे। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हाँ इसका और क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा।
तो ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो फादर उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर रिवोल्यूशन चाहते हैं, बहुत ही जल्दी तुम्हारा बाप यहाँ पर इस पूरे के पूरे सिटी का बादशाह बन जाएगा और इसी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इस बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पहले इस बिजनेस को बेचेंगे तभी से बहुत सारे पैसे आएंगे, उसके साथ हम लोग प्रॉपर्टीज खरीदेंगे और जब वहां पर सिटी बन जाएगा तो उस सिटी में ज्यादातर शेयर और ज्यादातर जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारे नाम पर होगी, इस वजह से हमें ये तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी बात सुनने के बाद बड़ा बेटा जो होता है पार्क वान जो होता है वो छोटे से कहता है कि जियोम हमें बस यहाँ पर अपने डैड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वो जो भी यहाँ पर सोच रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ही होगा, हमें तो बस उनका साथ देना और देखना बिजनेस इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। फिर साथ ही उसे कहता है डैड फिर अगला स्टेप क्या होगा, तो उसके डैड उसे कहते हैं कि अगला स्टेप ये होने वाला है कि हमें यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं सभी को लिक्विडेट करना होगा, यानी कि एक एक करके यहाँ पर इस फैसिलिटी के सभी एसेट्स को बेचना स्टार्ट करो, जो यहाँ पर कीमती चीजें उन सभी को एक एक करके बेच देते हैं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकें। बस जो कार, जो वैगन, जो फर्नीचर और जो भी यहाँ पर सामान यूज किया जा रहा है वो सारे के सारा हम बेच सकते हैं, उसके साथ काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहता है फादर मैं यहाँ पर इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर इस फैसिलिटी के बहुत ही खास एसेट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम किसकी बात कर रहे हो, तो पार्क वान उसे कहता है कि डैड मैं यहाँ पर रिक्रूट्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उन सभी लोगों का क्या करेंगे। तो वो उसे कहते हैं कि उन सभी का क्या करना है, मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर सिर्फ निकालना ही होगा, क्योंकि फैसिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर उन सभी लोगों के यहाँ पर रखने का क्या फायदा, उन सभी को यहाँ पर से बेच देते हैं। तो पार्क वान उसे कहता है कि डैड वो बात तो ठीक है कि उन सभी को यहाँ पर से निकाल दिया जाएगा और वो सभी लोग चले भी जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर उस ऑनर स्टूडेंट वाला जो प्रोग्राम है उसको और ज्यादा तेज करें। जब तक हम लोग यहाँ पर इस फैसिलिटी को कंप्लीटली क्लोज नहीं करते तब तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन्स बेच सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी खरीदने में हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। तो फादर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खास क्वांटिटी में कोई हमसे ऑर्गन्स खरीदेगा? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि डक मीट वाले सिर्फ और सिर्फ तभी हमें कॉल करते हैं जब उन्हें कस्टमर कहता है कि उन्हें ये वाले आइटम चाहिए या ये वाला ऑर्गन चाहिए, क्योंकि ऑर्गन्स जो होते हैं ऐसे तो नहीं मार्केट में बेचे जा सकते। तो ये बात सुनने के बाद जियोम उसे कहता है मुझे लगता है कि वो हमसे ज्यादा खरीदेंगे अगर हम लोग यहाँ पर सस्ते दामों में इन्हें बेचेंगे। तो जियोम उसे कहता है क्या हमें यहाँ पर कम दामों में अपने ऑर्गन्स को बेचना होगा? तो वो कहते हैं हाँ हमें यहाँ पर कम दामों में उन्हें बेचना होगा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम लोग जाकर उनके साथ डील करते हैं और उन्हें यहाँ पर एक अच्छा दाम देते हैं, तो वो लोग हमसे सारे ऑर्गन्स एडवांस में खरीद लेंगे, उसके बाद वो इसका जो भी करें हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। फादर उसे कहते हैं ठीक है बेटा तुम जैसे यहाँ पर सोचते हो वैसे ही कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो। पार्क वान अपने छोटे भाई से कहता है कि जियोम चलो यहाँ पर से चलते हैं और सीधा जाकर डक मीट वाले से कांटेक्ट करते हैं, हमें जाकर उसके साथ बात करनी होगी और देखते हैं कि उसे कितनी रिक्वायरमेंट है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से बीच के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर एक पब्लिक सेल बूथ होता है, उसमें से जाकर वो कॉल करते हैं और दूसरी तरफ कॉल वाला बंदा जो होता है उसे कहता है कि मैं डक मीट से बात कर रहा हूँ, क्या आपको यहाँ पर डक मीट चाहिए? पार्क वान उसे कहता है कि नहीं हमें डक मीट नहीं चाहिए बल्कि हमें डक मीट बेचना है, क्या तुम यहाँ पर हमसे डक मीट खरीदोगे? तो वो कहता है कि लेकिन डक मीट ऐसे नहीं खरीदा जा सकता, डक मीट सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही खरीदा जाता है, वरना डक मीट खराब हो जाता है, इसी वजह से फिलहाल के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हम लोग यहाँ पर खरीद सकते हैं। पार्क वान उसे यहाँ पर किस तरह से एग्री करवाएगा कि वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उसके पास से ऑर्गन्स खरीदे, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।